Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saif Khan from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saif Khan. Dear students, आज जैसे कि हम यूनिट नंबर 5 वाइटल साइन की जो है ना वाइटल वीडियो लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। तो गाइज, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, उसके जो है ना कंटेंट्स दिए गए हैं। उसका पहला है डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप हैं रेस्पिरेशन के, उसको डिस्कस करेंगे। एंड नॉर्मल रेंजेस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट थ्रू आउट दी लाइफ नॉर्मल रेंज रेस्पिरेशन कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अबाउट रेस्पिरेशन एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन के कैरेक्टर क्या हैं। नंबर 7 नॉर्मल लंग साउंड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। एंड 9 में है कि असेसमेंट ऑफ ब्रीथिंग इन क्लाइंट। एंड लास्ट one is the altered breathing patterns. So this video lecture consists of the 10 questions. So inshallah we will cover all questions in this video lecture. तो आज का जो हमारा पहला है वो है क्वेश्चन रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्ट है ब्रीथिंग का, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। इट इज़ द इंटरचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स एंड द पल्मोनरी ब्लड। अब इसमें कह रहा है कि ये क्या है, इंटरचेंज है गैसेस की। वो कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये गैसेस की जो इंटरचेंजेस है, मीन्स के एक्सचेंज गैस कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में एल्वुलाई होते हैं, जिसको हम एल्वुलाई को गैस एक्सचेंज का सेंटर कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन वहाँ पे होती है। तो एल्वुलाई एंड पल्मोनरी ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हो रही है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। वो गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ये पॉइंट याद रखने वाली है कि एल्वुलाई ऑफ द लंग्स एंड पल्मोनरी ब्लड के बीच में जो गैसेस की एक्सचेंज हो रही है उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। इट इज़ द इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, एक्सचेंज है किसकी, गैसेस की। वो कौन सी गैसेस हैं, सेम गैसेस विच आर यूज्ड इन द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसकी जो है ना गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती हैं, बिटवीन द सर्कुलेटरी ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड टिश्यू, ठीक है। अब सर्कुलेटरी ब्लड जो हमारी आर्टरीज में, वेंस में ब्लड सर्कुलेट कर रही है, हार्ट से ब्लड आर्टरीज लेकर बॉडी ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रही हैं, तो ठीक है। तो सेल्स को, अब सेल्स और सर्कुलेटरी ब्लड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ठीक है गाइज, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा जो है ना एयर जो पाथ है उसको डिस्कस किया गया है कि अब एयर का पाथ क्या है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले एंट्री ऑफ द एयर इन फ्रॉम द नोज से एंट्री होती है एयर की, ठीक है। जैसे कि नेजल कैविटी अंडरलाइन की गई है, नेजल कैविटी। उसके बाद फेरेंक्स, लेरेंक्स, ठीक है। लेरेंक्स ट्रेकिया, उसकी ट्रेकिया जो है ना बाइफ्रक्टेड, मीन्स कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेकिया के बाद ब्रोकाई, प्राइमरी ब्रोकाई, टर्सरी ब्रोकाई एंड उसके बाद एल्वुलर सेक्स, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई, ठीक है। ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। इस पाथ से, इस रास्ते से जो है ना एयर हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 2 प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन के जो मेन 2 प्रोसेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस है, उसको देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। रिफर्स टू द इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स, मीन्स कि इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड
इंस्पायरेशन, ठीक है। अब एक्सपायरेशन क्या है? रिफर टू दी ब्रीथिंग और आउट और द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। मीन्स के लंग्स से जो है ना गैसेस मूव कर रही हैं आउट टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अबाउट दी ब्रीथिंग, ठीक है। तो हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन सी आती हैं हमारी बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या आती हैं? जैसे कि आपको पता है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। डायफ्राम एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसका जो शेप बन जाता है ना डायफ्राम का, वो फिलेट बन जाता है। फिलेट शेप बनता है किसमें? इंस्पायरेशन में, ठीक है। अब रिब्स एंड मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है रिब्स एंड स्टिनम जो है ना वो मूव करेगा अपवर्ड। एंड थोरेसिक कैविटी है जिसमें लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, इनलार्ज होगी और लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे एंड एयर रिशेज इनवर्ड, ठीक है। अब एयर इन होगी। उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, अब हमने डिस्कस किया इंस्पायरेशन, उसके बाद एक्सपायरेशन में कौन सी चेंजेस आ रही हैं? डायफ्राम रिलैक्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स होगा एक्सपायरेशन में। और इसमें जो है ना डायफ्राम का जो शेप होगा वो डोम लाइक शेप होगा, ठीक है। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स जो है ना रिब्स एंड स्टिनम मूव करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ना थोरैक्स कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे एंड एयर मूव आउटवर्ड, ठीक है। ये डिफरेंस है, अपोजिट है उस एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया हुआ है, तो देखिए डायग्राम में तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंस्पायरेशन में एंड एक्सपायरेशन में रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो इंस्पायरेशन में है वो थोरैक्स कैविटी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और लंग्स जो है ना एक्सपेंड हो रहे हैं एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स जो है रिलैक्स हो रही हैं, ठीक है। एंड थोरैक्स कैविटी रिड्यूस। उसके बाद नॉर्मल रेंजेस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अब नॉर्मल रेंजेस रेस्पिरेटरी रेट एज के हिसाब से है, ठीक है। न्यू बॉर्न में कितना होता है 30 से लेकर 80 तक, ये क्या है रेंज है। न्यू बॉर्न में रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें जो एवरेज होती है वो 35 BPM जो है ना ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद 1 to 3 ईयर 20 to 40 एंड 6 to 8 ईयर 15 to 25 10 ईयर 15 to 25 सेम है। लेकिन 10 एज में 15 to 20, एडल्ट में 12 to 20, ठीक है। उसकी जो एवरेज रेट है वो 16 है, ठीक है। और ओल्डर एज में भी सेम है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, वाई एंड MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। उसके बाद कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, वो कहाँ पे कंट्रोल होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द पॉन्स ऑफ द ब्रेन। ये जो है ना मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पॉन्स जो है ना ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारी बॉडी ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पॉन्स, उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन फंक्शन है वो क्या है कि वो जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। अब वो रेस्पिरेशन की जो रिदम को जनरेट कर रहे हैं एंड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड आल्सो एडजस्टिंग दिस इन होम्योस्टेटिक रेस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब उसमें जो उसको एडजस्ट कर रहे हैं किसमें? होम्योस्टेटिक रेस्पॉन्स को फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर रिसीव इनपुट फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर्स मेकिनोरिसेप्टर्स एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पॉन्स, वो जो है ना इनपुट रिसीव कर रहे हैं कहाँ से?
फ्रॉम कीमोरिसेप्टर्स, मेकेनोरिसेप्टर्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब कीमोरिसेप्टर्स क्या हैं? वो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अब ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो इसमें रेस्पिरेटरी में गैसेस आ रही हैं ना, वो केमिकल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब इसकी जो है ना कंसंट्रेशन लो होगी, हाई होगी, तो वो ये जो है ना ब्रीथिंग का जो रेट है वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा। तो फिर ये रिसीव करेंगे इनपुट किसको? रेस्पिरेटरी सेंटर को, कि ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ब्रीथिंग रेट जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये रिसीव करेंगे इनपुट फ्रॉम टू दी रेस्पिरेटरी सेंटर एंड द हाइपोथैलेमस इन ऑर्डर टू रेगुलेट द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग। इनपुट इज स्टिमुलेटेड बाय अल्टर्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड पीएच, पीएच, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसको जो डीप ब्रीथिंग है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के करेक्टरिस्टिक क्या है? रेट, जैसे कि रेट मैंने आपको बताया था पल्स वाले वीडियो लेक्चर में, कि नंबर ऑफ पल्स पर बीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है? बीपीएम, ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर इन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट रेंजेस फ्रॉम 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। ये जो नॉर्मल रेंज है ब्रीथ की, ब्रीथिंग दैट इज नॉर्मल इज इन रेट एंड डीप इज कॉल्ड यूपनिया, ठीक है। अब जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उसको क्या कहते हैं? यूपनिया। एंड जो स्लो ब्रीथिंग है, एबनॉर्मल स्लो रेस्पिरेशन इज ब्रेडीपिनिया। जैसे कि हमने पल्स में ट्रैकीकार्डिया को डिस्कस किया था। एबनॉर्मल फास्ट रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज ट्रैकीपीनिया और पॉलीपीनिया, ठीक है। अपीनिया मीन्स के एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। डेप्थ, डेप्थ मीन्स के गहरी सांस, ठीक है। डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय वाचिंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट। अब हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई जो ये पेशेंट है हमारे साथ, क्लाइंट्स आया हुआ है, तो उसकी जो रेस्पिरेशन है वो शैलो है या डीप है। तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि चेस्ट मूवमेंट को हम वॉच करेंगे कि उसकी जो है चेस्ट इसकी मूवमेंट का वॉल्यूम इनकी कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। तो उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी ब्रीथिंग जो है ना डीप है या शैलो है। अब डीप रेस्पिरेशन क्या है? आर दोज रेस्पिरेशन इन विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। अब डीप रेस्पिरेशन ये है कि जो लार्ज वॉल्यूम होगा ना एयर का, वो इनहेल होगा या एक्सहेल होगा, लेकिन लार्ज वॉल्यूम होगा, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? एज अ डीप रेस्पिरेशन। अब शैलो रेस्पिरेशन आर दोज रेस्पिरेशन इन विच वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। अब इसमें क्या है कि स्मॉल वॉल्यूम होगा, ठीक है। डीप में क्या है? लार्ज वॉल्यूम। मेन डिफरेंस ये है दोनों में। उसके बाद रिदम रिफर टू द रेगुलरिटी ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। दोनों की रेगुलरिटी होना चाहिए, इंस्पायरेशन की भी और एक्सपायरेशन में भी, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी रिफर टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रीथिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इफर्टलेस ब्रीथिंग। अब क्या है कि उसमें जो ब्रीथिंग के जो डिफरेंट नॉर्मल रेंजेस हैं, उसमें एफर्टलेस ब्रीथिंग, ठीक है। एफर्टलेस ब्रीथिंग मीन्स के जिससे कि नॉर्मल ब्रीथिंग मीन्स कि उसमें डिफ़िकल्टी ना हो इन ब्रीथिंग में। However, breathing with effort is called लेबर्ड ब्रीथिंग। अब एक ब्रीथिंग है एफर्टलेस ब्रीथिंग, दूसरी है लेबर्ड ब्रीथिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एफर्टलेस ब्रीथिंग वो ब्रीथिंग है जो नॉर्मल ब्रीथिंग हो, जिसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो सांस लेने में, ठीक है, ब्रीथिंग करने में, ठीक है। उसके बाद लेबर्ड ब्रीथिंग वो उसको ना दैट इज़ नॉट नॉर्मल, उसको जो लेबर्ड ब्रीथिंग होती है ना उसको हम नॉर्मल नहीं कहते, बिकॉज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है इसमें, लेबर्ड ब्रीथिंग में सांस लेने में तकलीफ़ होती है। उसके बाद नॉर्मल लंग्स साउंड्स, लंग्स के साउंड्स। नॉर्मल लंग्स साउंड्स आर ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप अस्कलेशन, ठीक है। अब क्या है कि हम जो लंग्स के साउंड्स हैं नॉर्मल वो सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। वो कितने हैं? चार हैं। वेस्क्यूलर, ब्रोंकियोवेस्क्यूलर, ब्रोंकियल, ट्रेकियल, दीज आर दी फोर लंग साउंड्स, ठीक है।
वेस्कुलर हेयर्ड ओवर मोस्ट ऑफ बोथ लंग्स, ये दोनों लंग्स पे होता है, और सॉफ्ट एंड रेस्टिंग साउंड्स होता है। ये जो रेड में अंडरलाइन पॉइंट्स हैं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है इस साउंड की, ठीक है। वो सॉफ्ट एंड रेस्टिंग साउंड्स होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में कि भाई सॉफ्ट एंड रेस्टिंग साउंड्स कौन से होते हैं? वेस्कुलर होते हैं, ब्रोंकियोवेस्कुलरस होते हैं, ब्रोकाई होते हैं, ट्रेकियल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो करेक्टर है ये किसके हैं? वेस्कुलर के हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ब्रोंकियोवेस्कुलर और फर्स्ट एंड सेकंड इंटर स्पेस बिटवीन द स्केपुला। अब जो इन स्केपुला में स्पेस होते हैं ना, इंटर स्पेस 1 और 2 में, तो वहाँ पे ये होते हैं। इसका जो करेक्टर है इंटरमीडिएट इंटेंसिटी इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद ब्रंकियल ओवर द मेन्यूब्रम, ये मेन्यूब्रम में होते हैं, ठीक है। लोड एंड होलो होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेकियल ओवर द ट्रेकिया इन द नेक, नेक ट्रेकिया पे वो होते हैं और नेक रीजन में होते हैं, ठीक है। आर्च वेरी लार्ड होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी रेट। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी रेट पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी निमोनिक बताई थी, टेम्परेचर में शेड। तो यहाँ पे निमोनिक ये है, इसके लिए फैक्टर्स के लिए सेम, ठीक है, लेकिन डबल ई आ रही है, सेम ही, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस, इस स्ट्रेस का काम क्या है कि ये ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ना एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो फाइट एंड फ्लाइट और इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज हो गए, ठीक है। अब इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज हो गए तो जाहिर सी बात है, हार्ट पल्स रेट इंक्रीज होगा, पल्स रेट इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेशन खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अल्टीट्यूड, लोअर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हैंस इंक्रीज द रेस्पिरेशन। अब जब कोई ऊंचाई पे जा रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है ना वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशन, सम मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि डिक्रीज करवाती हैं रेस्पिरेशन को, एंड सम मेडिकेशंस आर इंक्रीज रेस्पिरेशन। नारकोटिक्स एंड एनालाजेक्स डिक्रीज द रेस्पिरेशन। अब ये जो दो ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स एंड एनालाजेसिक, ये क्या करती हैं? डिक्रीज करवाती हैं रेस्पिरेशन को। अब एक्सरसाइज इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म बिफोर इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इन्वायरमेंट, रेस्पिरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेस्पिरेशन डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर के, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो खुद ब खुद रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगी, एंड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जो है ना रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होगी। हाउ टू असेस ब्रीथिंग ऑफ अ पेशेंट, ब्रीथिंग पेशेंट की किस असेस की जाए? इक्विपमेंट, वॉच विथ सेकंड हैंड और इंडिकेटर वॉच होना, वॉच हो। उसके बाद इंटरवेंशन से डिटरमाइन द क्लाइंट्स एक्टिविटी शेड्यूल। अब क्लाइंट की जो है ना एक्टिविटी शेड्यूल को पता होना चाहिए। ऑब्जर्व काउंट द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व डीप रिदम एंड करेक्टर ऑफ रेस्पिरेशन, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए नर्स को। क्या? डीप ब्रीथिंग जो है ना पेशेंट की, डीप शैलो है, उसकी रिदम एंड करेक्टर ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जो एंड साउंड्स जो हैं जो हमने पढ़े थे वो डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड द परमानेंट असेसमेंट डेटा। अब वो उसने जो है ना जो अपनी डेटा ली, असेस किया पेशेंट को, ब्रीथिंग रिकॉर्ड की, वो डॉक्यूमेंट करे, ठीक है। उसके बाद अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न्स रेट ट्रैकीपीनिया, ठीक है। रिपीट रेस्पिरेशन मार्क्ड बाय क्विक शेलो ब्रीथ्स, ठीक है। अब मीन्स के एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, मीन्स के रेस्पिरेशन जो है ना उसको ज़्यादा हो जाए वो नॉर्मल रेंज से। ब्रेडीपीनिया, जिसको एबनॉर्मल स्लो रेस्पिरेशन, वो ट्रैकीपीनिया में फास्ट रेस्पिरेशन, एंड ब्रेडीपीनिया में स्लो रेस्पिरेशन, जिसके हमने पहले डिस्कस किया। अपीनिया मीन्स के डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन और एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब वॉल्यूम, हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपो वेंटिलेशन।
An increase in the amount of air in the lungs characterized by prolonged and deep breaths may be associated with anxiety। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हाइपोवेंटिलेशन क्या है, जब अमाउंट ऑफ एयर इंक्रीज हो जाए लंग्स में, उसकी वजह से डीप ब्रीथ हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भली एंजाइटी हो या कोई और भी फैक्टर हो तो उसको क्या करेंगे, बोलेंगे ये हाइपोवेंटिलेशन है। मीन्स कि एयर ऑफ अमाउंट ऑफ एयर इंक्रीज इन द लंग्स। अब ज़ाहिर सी बात है, जब लंग्स में अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर शेलो रेस्पिरेशन नहीं होगी, डीप रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, तो उसको उसको बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। एंड हाइपो वेंटिलेशन रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स कैरेक्टराइज बाय शेलो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हाइपो वेंटिलेशन में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एयर जो है ना वो जो है ना इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा लंग्स में, तो उस वजह से शेलो रेस्पिरेशन होगी। अब आपसे ये एमसीक्यू के हिसाब से याद कर लें कि ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई हाइपर वेंटिलेशन में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, शेलो या ब्रीथ। ठीक है, तो एंड हाइपो वेंटिलेशन में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, शेलो और डीप। ब्रीथिंग पैटर्न्स रिदम, चैन स्ट्रोक ब्रीथिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये डायग्राम में शो किया है कि पहले जो वेव है रेस्पिरेशन की वो स्लो स्लो स्लो, फिर फुल एम्पलीट्यूड, उसके बाद फिर सेम पोजीशन, फिर उसके बाद जो एपनिया लिखा हुआ है अंडरलाइन करके, तो मीन्स के नो ब्रीथिंग, फिर से सेम। तो मीन्स कि इस सारे चेन को, सारे साइकिल को हम क्या कहते हैं, चैन स्ट्रोक ब्रीथिंग। ठीक है, इट इज़ एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। ये क्या है, एक एबनॉर्मल पैटर्न है किसका, ब्रीथिंग का। कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिवली डीपर, पहले क्या है डीपर है, उसके बाद फास्टर ब्रीथिंग, उसके बाद फास्ट मीन्स के वो जो है ना ट्रेकीपीनिया, पहले ब्रेडीपीनिया मीन्स के स्लो, उसके बाद ट्रेकीपीनिया ब्रीथिंग फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज, उसके उसके बाद फिर डिक्रीज हो गई, एंड देन रिजल्ट इन द टेम्पोररी अपीनिया, उसके बीच में जो है ना टेम्पोररी अपीनिया हो गई, मीन्स के नो ब्रीथिंग। द पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, वो बार बार साइकिल में आ रहा है। विथ ईच साइकिल यूजली टेकिंग 30 सेकेंड to 2 मिनट्स। अब ये जो पूरी साइकिल है ना, ये 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक जो टाइम लेती है, इस सारे प्रोसेस को, सारी साइकिल को क्या कहते हैं, चाइनी स्ट्रोक ब्रीथिंग। ठीक है, ये एबनॉर्मल पैटर्न है किसका, ब्रीथिंग का। ठीक है, एज और एफर्ट, dyspnea, difficulty and labored breathing during which the individual has a persistent unspecified need for air and feels distressed। ठीक है, अब यह डिस्पेनिया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, जिसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। आर्थोपिनिया, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग पोजिशन। ठीक है, आर्थोपिनिया क्या है, एक एबिलिटी है ब्रीथ की जो कि ओनली अपराइट और सिटिंग पोजिशन में होती है। ठीक है, उसके बाद अल्टर्ड ब्रीथिंग साउंड्स। ठीक है, अब ब्रीथिंग साउंड्स कौन से हैं, ऑडिबल विदाउट एम्प्लीकेशंस। ठीक है, स्ट्राइडर, स्ट्रायोडोर, शिर्ल हार्श साउंड हेयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विथ लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है, मेन पॉइंट ये है कि स्ट्राइडर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो वो किस वजह से होती है, इंस्पायरेशन में होती है, एक्सपायरेशन में नहीं होती। पहली बात तो ये है कि स्ट्राइडर जो साउंड है वो एक्सपायरेशन में नहीं होता, इंस्पायरेशन में होता है। वो किस वजह से होता है, लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स के लेरेंक्स में जो है ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना, उसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्ट्रीटोर, स्नोरिंग और sonorous respiration usually due to the partial obstruction of upper respiratory tract। ठीक है, अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सी है, अब जैसे कि मैंने पहले आपको बता रेस्पिरेटरी ट्रैक्स का सारा जो है ना ओवरव्यू दिया, तो नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। अब ये जो मैंने नाम लिए ना, ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, अब इस ट्रेकिया तक कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, जो एयरवेज हैं रेस्पिरेटरी वो नेरो हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेटोर उसको उस वजह से। ठीक है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, वीजी, कंटिन्यूअस म्यूजिकल high pitch whistling sound occurring on expiration due to the partially
ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज। अभी ये भी सेम बात है कि ये होगा एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन में नहीं होगा, कि ये कंटिन्यूसली म्यूजिकली हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज। अब इसमें भी जो एयरवेज है ना, वो पार्शियली उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएगा, एयरवेज जो है ना पार्शियली ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। उस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, विजी। तो गाइज आज जैसे कि आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में ये सारे जो है ना ऑब्जेक्ट्स कवर कर दिए। आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो मेरी हेल्प करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।